ओके, तो लास्ट क्लास का हम लोग ये ट्राई कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि पावर ट्रांसमिटेड इज 15 किलोवाट। रीचेक कर लो क्वेश्चन, ठीक है। पावर ट्रांसमिटेड 15 किलोवाट और आरपीएम दिया हुआ है 900 आरपीएम, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स दिया हुआ है 6, इंजन टॉर्क, spring force to transmit engine torque with maximum permissible spring deflection दिया हुआ है 5 mm, स्प्रिंग स्टिफनेस दिया हुआ है 70 न्यूटन पर मिलीमीटर। यही क्वेश्चन है ना? यस सर। रेडियस, इनर रेडियस इज half of the outer radius. What will be the clutch dimensions? ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो टॉर्क कितना ट्रांसमिटेड है वो निकाल लो पावर से। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी ओमेगा 15,000 प्लस टू टी इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा? ट्वाइस पाई बाई 60। ओके, तो इसमें से टी कितना आ रहा है चेक करो, एक मिनट कैलकुलेटर। टी कितना आ रहा है? मेरा 159.155 आया सर। 159, एक मिनट मैं चेक करता हूँ कितना आ रहा है। ये भी जाएगा तो कितना हो रहा है? 1500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 इंटू 159.15 आया है ना? यस सर। 159.15 न्यूटन मीटर इतना आ गया है टॉर्क, ठीक है। अक्षय, इतना आया है? हाँ सर, मेरा भी आया। तो अभी देखो, इतना अमाउंट ऑफ टॉर्क अगर आया हुआ है तो इतना अमाउंट ऑफ टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस, मतलब जेड दिया हुआ है 2, ठीक है ना। पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस 2 है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेयर थियरी अगर हम यूज करेंगे तो क्या आता है? टी इक्वल्स टू क्या हो जाता है? म्यू पी कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 4, ठीक है। और नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस जेड है तो जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक, ठीक है। ये रिलेशनशिप सही है ना? सब अंडरस्टैंडेबल है ना? हाँ यस सर। अभी टोटल फोर्स कितना? ये तो हो गया टोटल एक्सियल फोर्स कितना प्रोवाइड किया गया है। ये एक्सियल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्प्रिंग्स मिलके प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। तो स्प्रिंग कितना, स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? कितने स्प्रिंग्स हैं? 6 स्प्रिंग्स हैं, 6 स्प्रिंग्स हैं। ईच स्प्रिंग का कितना है? स्टिफनेस दिया हुआ है 70, ठीक है। और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना दिया हुआ है? 5 mm का डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम, ठीक है। तो इससे नेट फोर्स कितना हो जाएगा वो निकाल लो। कितना आ रहा है नेट एक्सियल फोर्स? टू 2100, ठीक है। 2100 नेट एक्सियल फोर्स। हुआ कि नहीं? ये इतना आया कि नहीं? हाँ सर, वो आया 210। ठीक है, तो अभी इस पे सब्स्टिट्यूट करके कैपिटल डी और स्मॉल डी के बीच में एक रिलेशनशिप निकालो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इस वाले से 2 से मल्टी 2 आ रहा है, मतलब स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इक्वल्स टू हाफ, कैपिटल डी इक्वल्स टू ट्वाइस स्मॉल डी। ट्वाइस स्मॉल डी यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी है, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, डायमेंशंस कितना आ रहा है देखो। समझ में आया कि नहीं? ये कैपिटल डी और स्मॉल डी का रिलेशनशिप दिया हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो कैपिटल डी को ट्वाइस स्मॉल डी,
ठीक है, टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी हम निकाल चुके हैं और स्प्रिंग फोर्स भी निकाल चुके हैं। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो। कितना हुआ आंसर? वन 1.01 1.01। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद इतना आ रहा है टॉर्क 159.15। हाँ, इसमें डी सब्स्टिट्यूट करो ना, 159.15। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ 0.3 0.3 मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल पी इज 21004। कैपिटल डी हो गया 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, मतलब हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। इसमें से डी डी कितना आ रहा है सॉल्व करने से? 159। 0.33 स्मॉल डी। एक मिनट चेक करता हूँ मैं। कहाँ 0.33 आएगा ना इससे? 0.16 इतना आ रहा है, सही है ना? 0.16। हाँ तो वह 168 mm आ रहा है, लेकिन आपने आंसर कुछ 190 बोला ना? नहीं नहीं, मैंने आंसर 190 नहीं बोला, मैंने बोला ये सारे ऑप्शंस है ना, 380, 190, 338, 169। तो 169 के आसपास, ये तो मीटर्स में है, तो एमएम में 169 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना? तो मेरा 168 और 336 आया था सर। हाँ, तो वो करेक्ट है ना, 330। हाँ, वो करेक्ट है। 2 mm 1-2 mm इधर उधर तो होगा, वो ठीक है, वो के लिए अप्रोक्सीमेशन में आया होगा, वो करेक्ट है। हाँ, ऐसा ही तुमने सॉल्व किया है क्या? ये प्रोसीजर से सॉल्व किया है क्या? हाँ सर, इसी प्रोसीजर से किया। हाँ, तो करेक्ट है ना, करेक्ट है, प्रोसीजर करेक्ट है, तो जो भी सॉल्यूशन आया वो करेक्ट है। सो दिस इज द आंसर। डायमीटर 169 mm आ रहा है, स्मॉल डी, तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 169, 2 टाइम्स ऑफ 169 ऑलमोस्ट 338। हाँ, यही आएगा 338 mm, ठीक है ना? ये हो गया आंसर। क्लियर है अक्षय? हाँ सर, समझा। कुछ डाउट है क्या इसमें? कुछ डाउट है क्या इसमें? सॉल्यूशन में कुछ डाउट है क्या किसी को? देखो, टोटल पावर दिया हुआ है, तो पहले टोटल पावर से कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है वो हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है? इतना टॉर्क ट्रांसमिट होगा, तो इतना टॉर्क ट्रांसमिट होगा। कितने नंबर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सर्फेसेस है? 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? तो फिर यूनिफॉर्म वेयर थियरी यूज करो। यूनिफॉर्म वेयर थियरी, जेड कॉन्टेक्टिंग सर्फेस 2 हो गया, और पी हो गया नेट एक्सियल फोर्स कितना प्रोवाइड किया गया है। क्लच को कांटेक्ट में रखने के लिए हमें नेट एक्सियल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो एक्सियल फोर्स कौन अप्लाई करेगा? स्प्रिंग। तो कितने स्प्रिंग्स है यहाँ पे? 6 स्प्रिंग्स है, और ईच स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन 5 mm दिया हुआ है, और स्प्रिंग स्टिफनेस इतना दिया हुआ है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 6 इंटू के डेल्टा, 6 इंटू के डेल्टा, ठीक है? तो टोटल नेट फोर्स मिल गया। इस फोर्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और डायमीटर के लिए सॉल्व करो, दैट्स इट, ठीक है? क्लियर है? यस सर। सबका अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं।
ये सब क्लियर है। देखो आज हम बोल्टेड जॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोल्टेड जॉइंट क्या है, देखो बेसिक आइडिया तुम लोगों को पता है तो ज्यादा मैं रिव्यू ये नहीं दूंगा। बोल्टेड जॉइंट्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो दो डिवाइसेस पढ़ा है वो क्या है, मोशन कंट्रोल डिवाइसेस है, लाइक क्लचेस एंड ब्रेक्स। अभी इससे हम लोग, हमारा अटेंशन हट के हम लोग जॉइंट्स पे आते हैं, लाइक मैकेनिकल जॉइंट्स, ठीक है ना। तो जॉइंट्स जनरली दो टाइप के हो सकते हैं, एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट, ठीक है ना। जॉइंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, परमानेंट और एक नॉन परमानेंट, ठीक है ना, नॉन परमानेंट। तो नॉन परमानेंट जॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं, लाइक कपलिंग वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोग नॉन परमानेंट में ये जॉइंट आएगा बोल्टेड जॉइंट्स, ठीक है ना। बोल्टेड जॉइंट्स कम्स अंडर नॉन परमानेंट जॉइंट्स। तो एडवांटेजेस क्या है, इसको हम कभी भी डिसमेंटल कर सकते हैं, ओके। दीज आर द एडवांटेजेस। हम लोग बोल्टेड जॉइंट में से दो मैकेनिकल कंपोनेंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, डिसमेंटल भी कर सकते हैं। और परमानेंट जॉइंट्स में क्या आता है, जैसे रिवेटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट्स, ठीक है। लेटेस्ट टेक्निक्स के हिसाब से बॉन्डेड जॉइंट्स, एडेसिव बॉन्डेड जॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो हम लोग रिवेट और वेल्डेड जॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। नॉन परमानेंट जॉइंट्स में हम लोग बोल्टेड जॉइंट्स देखेंगे, ओके। तो बेसिकली बोल्टेड जॉइंट क्या होता है, लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा बोल्ट शैंक है, लेट्स से दिस इज द बोल्ट शैंक, ओके। सो दिस इज द बोल्ट शैंक एंड दिस इज द बोल्ट हेड। ये कोई बोल्ट हेड ले लो, ठीक है। ये कोई बोल्ट हेड है। तो बोल्ट से हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा मैकेनिकल कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास इसके बीच में कोई प्लेट है, ऐसा दो प्लेट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो ये दो प्लेट है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे थ्रेडेड रहेंगे, ठीक है। तो ये मान लो एक प्लेट हो गया, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला एक प्लेट हो गया, ये दो प्लेट हो गए ऐसे, ठीक है। ये दो प्लेट ऐसे कनेक्टेड है। तो क्या हो सकता है, इनिशियली क्या हो सकता है, हम लोग ये बोल्ट थ्रेडेड है थ्रू आउट दिस, इस शैंक में थ्रेडेड है। तो हम लोग इस नट को, इसको हम नट ले लेते हैं और ये हमारा बोल्ट है मान लो, ठीक है। तो इस नट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे रोटेट करके, हम लोग रोटेट करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो प्लेट को हमें कनेक्ट करना है। लेट से हम इस नट को रोटेट करते रहेंगे तो ये नट जब आके इस सरफेस को टच कर जाएगा, जस्ट टच करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्नग फिटिंग, ठीक है ना, स्नग फिटिंग, स्नग फिटिंग। जैसे कि हाथ से रोटेट कर रहे हो, हाथ से रोटेट कर रहे हो, जैसे जब भी ये नट आके इस सरफेस को टच कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये थोड़ा सा टाइटनेस बढ़ जाएगा इसमें। इसके बाद से हम और फर्दर इसको हाथ से घुमाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। इनिशियली वेरी स्मूथली ये घूमेगा, ये नट घूम के इस पे जब टच कर जाएगा तो इसको हम कहेंगे स्नग फिटिंग। अब फर्दर इसको रोटेट करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको और रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये दो प्लेट में क्या हो जाएगा, ये दो प्लेट के अगर सरफेसेस की हम बात करें तो इस नट को हम जितना रोटेट करेंगे इस प्लेट में ऐसे कॉम्प्रेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है ना। इस प्लेट में कॉम्प्रेसिव फोर्स इस तरफ से लगेगा और ये बोल्ट हेड भी इस तरफ से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस प्लेट को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये प्लेट इन रिटर्न क्या करेगा, ये प्लेट इन रिटर्न नट को इस नट को क्या करेगा, ये अगर फोर्स लेट से कुछ लग रहा है, ये नट प्लेट को अप्लाई कर रहा है, तो ये प्लेट भी नट को ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, ओके। सो ये बेसिकली सिमिलरली बोल्ट हेड में भी, बोल्ट हेड की बात करेंगे तो बोल्ट हेड में भी फोर्सेस क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स बोल्ट हेड में लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली बोल्ट जो है ये शैंक से कनेक्टेड है ये पार्ट। तो बोल्ट में क्या हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है और प्लेट में क्या है, कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, ओके।
तो ये नट जो है लेट्स से अगर टोटल डिस्टेंस मूव करता है लेट्स से d, if d is the total distance moved by the nut in this direction, d is the total distance moved by the nut in this direction, तो क्या हो जाएगा ये d जो है क्या हो जाएगा, ये बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ये प्लेट थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, तो लेट्स से द प्लेट कंप्रेशन इज डेल्टा पी, ठीक है। और साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, इस बोल्ट में कुछ टेंशन लग रहा होगा, तो बोल्ट का टेंशन डेल्टा बोल्ट, ओके। सो द टोटल नट जितना मूव करेगा वो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ टेंशन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टेंशन की वजह से बोल्ट का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेट्स से यहाँ आ गया, ठीक है, और प्लेट का ये वाला पार्ट कुछ यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये नट टोटल यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, तो टोटल नट का डिस्टेंस मूव इज डी विच इज सम ऑफ डेल्टा ऑफ बोल्ट प्लस डेल्टा ऑफ प्लेट, ओके, क्लियर है। तो दिस इज द कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो वी नीड ए कंपैटिबिलिटी कंडीशन, ओके। सो दिस इज द कंपैटिबिलिटी कंडीशन, ओके। सो दिस इज द कंपैटिबिलिटी कंडीशन, दिस इज द कंपैटिबिलिटी कंडीशन, ओके। सो दिस इज द कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन हो गया। अब देखो बेसिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें जितना फोर्स लग रहा होगा लेट्स से P, इसमें भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, तो मतलब क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लेट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बोल्ट, ओके, इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बोल्ट। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा ऑफ प्लेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लेट, इसको दिस इज इक्वल टू सम Pi ले लेते हैं, इनिशियल टेंशन, दिस Pi इज कॉल्ड एज द इनिशियल टेंशन। तो डेल्टा ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा, P टाइम्स ऑफ Pi टाइम्स ऑफ ये टोटल थिकनेस हम ले लेते हैं, या फिर इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। टोटल थिकनेस लेट से हम लोग ले लेते हैं यहां से यहां तक, इसको लेट से ले लेते हैं L, Pi इंटू L प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ द प्लेट, ओके। ये हम लिख सकते हैं हुक्स लॉ से प्लेट के लिए, सिमिलरली बोल्ट के लिए भी लिख सकते हैं। इनिशियल टेंशन लेंथ तो सेम रहेगा, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल्ट का अलग है, यंग्स मॉडुलस बोल्ट का अलग है, राइट। तो ये दोनों डिफ्लेक्शन का रिलेशनशिप यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, पुट करके हम लोग इनिशियल टेंशन कितना है बोल्ट में वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इनिशियल टेंशन कितना है बोल्ट में वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है, इफ वी नो द पिच ऑफ दिस थ्रेड का पिच हमें पता है, और मान लो हमने क्वार्टर टर्न दिया या हाफ टर्न दिया या एक कंप्लीट टर्न दिया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनिशियल टेंशन कितना जनरेट होगा बोल्ट में वो हम निकाल सकते हैं इससे, क्लियर है। यहां तक डाउट है क्या किसी को, कुछ डाउट है क्या यहां तक किसी को? नो सर। बाकी लोग, अक्षय, देवेंद्र? नहीं सर, नहीं डाउट। ओके, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनिशियल टेंशन कितना हो जाएगा बोल्ट में वो हम निकाल सकते हैं, फाइन। अब मान लो फर्दर एनालिसिस के लिए क्या हो सकता है, ये फर्दर एनालिसिस के लिए तो बोल्ट सब्जेक्टेड टू ये नट जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये नोटेट करके रखेंगे, तो देयर विल बी सम इनिशियल टेंशन जनरेटेड इन द बोल्ट, ओके। अभी मान लो सर्विस में जब ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रहेगा तो ये दोनों किसी स्ट्रक्चर्स का पार्ट हो सकता है, राइट। इट कैन बी पार्ट ऑफ इंजन दिस इंजन गैस्केट, ठीक है ना, इंजन का जो टॉप पार्ट होता है ऐसा हो सकता है, या किसी सिलेंडर का पार्ट हो सकता है। जैसे मान लो इस तरीके का हो गया, ये इस तरीके का कुछ पार्ट हो गया, ऐसे पार्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके का, इसके अंदर कुछ है मटेरियल, कुछ है फ्लूइड वगैरह कुछ है, तो इसमें क्या हो सकता है, हमारे सिस्टम में ऐसे हम फोर्स लगा सकते हैं, राइट। एक्सटर्नली क्या हो जाएगा, हम एज्यूम करते हैं कि हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स इसमें इस प्लेट में लग रहा है, कैपिटल P इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल टेंशन वी आल्सो हैव सम एक्सटर्नल फोर्स P एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब हम इसको कैसे एनालिसिस करेंगे ये देखते हैं। ये क्लियर है, ये यहां तक क्लियर है ना सबको? ओके,
अब देखो लेट्स से अगर ये क्रॉस इसका लेट्स से ईच प्लेट का थिकनेस T1 है और इस प्लेट का थिकनेस लेट्स से T2 है, लेट्स से T2 है, तो प्लेट नंबर 1 का स्टिफनेस कितना हो जाएगा? प्लेट नंबर 1 का स्टिफनेस ए प्लेट ई प्लेट 1 बाई T1 ये हो जाएगा स्टिफनेस। सिमिलरली K2 क्या हो जाएगा? ए प्लेट ई प्लेट 2 डिवाइडेड बाई T2। ये दोनों सेम मटेरियल के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली यंग्स मॉड्यूलस अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखो ये टोटल फोर्स जो है, ये दोनों प्लेट क्या है, दिस इज लाइक टू प्लेट्स, इस तरीके के हैं, इस तरीके का है सिचुएशन, इट इज लाइक ए स्प्रिंग, इट इज लाइक ए स्प्रिंग, राइट। तो इधर से कंप्रेशन हम दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली लाइक टू स्प्रिंग्स इन सीरीज, दो स्प्रिंग सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट प्लेट स्टिफनेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट प्लेट स्टिफनेस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज हम लोग Kp निकाल सकते हैं। ओके, वी कैन फाइंड आउट दिस Kp इन टर्म्स ऑफ K1 K2, K1 K2 by K1 plus K2। ओके, दिस इज द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द इंटरमीडिएट प्लेट। ठीक है, और बोल्ट का स्टिफनेस क्या हो जाएगा? बोल्ट का स्टिफनेस एरिया ऑफ द बोल्ट, यंग्स मॉडुलस ऑफ द बोल्ट डिवाइडेड बाय T1 plus T2, टोटल लेंथ L है, टोटल थिकनेस। ओके, सो दिस इज आवर बोल्ट स्टिफनेस। ठीक है, सो दिस इज आवर बोल्ट स्टिफनेस। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यहां तक सबको क्लियर है ना? देखो हम लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं ये पहले समझो। इनिशियल हम लोग अगर बोल्ट को रोटेट कर रहे हैं, नट को रोटेट कर रहे हैं, तो इनिशियल टेंशन कितना जनरेट होगा ये हमें कैसे निकालना है ये हमने चेक किया है अभी। ठीक है ना, वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड आउट द इनिशियल टेंशन जनरेटेड इन ए बोल्ट बाय ए सर्टेन रोटेशन ऑफ द नट। ठीक है, इन जनरल क्वेश्चन में ये इनिशियल टेंशन प्रेस्क्राइब्ड रहेगा, या फिर ये दिया जा सकता है कि नट को हमने इतना रोटेट किया, लेट्स से हाफ रोटेट किया, हाफ टर्न रोटेट किया नट को, या फिर 1/3 टर्न रोटेट किया नट को, देन व्हाट शुड बी द इनिशियल टेंशन। सो ये हमने देखा है कैसे इनिशियल टेंशन निकालना है, पिच से निकाला जा सकता है। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पिच? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द नट इन वन कंप्लीट रोटेशन। ओके, पिच का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द नट इन वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, मोस्टली हम सिंगल स्टार्ट यूज करेंगे, तो लीड एंड पिच आर सेम, सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज लीड, पावर स्क्रूज नहीं है। ओके, सो लीड एंड पिच आर सेम, तुम्हारे सिलेबस में यही है, लीड एंड पिच आर सेम। ओके, सो पिच इज डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द नट इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक बार कंप्लीटली नट को घुमाएंगे तो एक्चुअली वो कितना मूव करेगा। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पिच। ठीक है, तो इस पिच से हम लोग ये नट कितना ट्रेवर्स करेगा डिस्टेंस वो हम निकाल सकते हैं। एंड देन वी हैव ऑलरेडी रिलेटेड कि नट एडवांसमेंट को बोल्ट और प्लेट के साथ, बोल्ट और प्लेट के डिफ्लेक्शन के साथ नट एडवांसमेंट को हमने रिलेट कर दिया है, कंपैटिबिलिटी कंडीशन। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग इनिशियल टेंशन कितना जनरेट होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट एनालिसिस क्या है? अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल टेंशन हमारा एक्सटर्नली कुछ और लोड पी एक्ट हो सकता है इस प्लेट में, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेसेस जनरेटेड इन द बोल्ट। ठीक है, ये हमारा एक कंसर्न है, और डिजाइन इज आल्सो अनदर कंसर्न। ठीक है, बेस्ड ऑन इनिशियल टेंशन एंड आल्सो सम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ओके, व्हाट शुड बी द टेंशन जनरेटेड इन द बोल्ट। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या कर रहे हैं? स्टिफनेसेस निकाल ले रहे हैं प्लेट का और बोल्ट का, उतना हमने किया है। ओके, हमने यहां तक स्टिफनेस निकाल लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमने स्टिफनेस निकाल लिया है, अभी देखो टोटल लोड यहाँ पे, अगर टोटल लोड लग रहा है कुछ, लेट्स से कुछ P लोड लग रहा है, सो दिस होल P इज रेजिस्टेड बाय, दिस इज द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द प्लेट एंड द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द बोल्ट, राइट।
टोटल इस चीज को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, ये पूरे सिस्टम को लोड की वजह से ये प्लेट और बोल्ट मिलके रेजिस्ट कर रहा है, राइट। सो दिस पी इज रेजिस्टेड बाय बोथ बोल्ट एंड द प्लेट, सो द टोटल लोड विल बी टेकन बाय बोथ बोल्ट एंड द प्लेट। ठीक है, इसको रेदर P1 एंड P2 दे देते हैं, P1 एंड P2 दे देते हैं। ठीक है, तो बोल्ट का लोड हो जाएगा P1, प्लेट का लोड हो जाएगा P2। ठीक है, ठीक है। तो अब बेस्ड ऑन दिस एक्सटर्नल टेंशन जितना भी डिफ्लेक्शन होगा इस पार्ट का वो तो कॉमन रहेगा, दोनों चीजों का डिफ्लेक्शन सेम रहेगा, राइट। ये प्लेट का ये पार्ट है, अगर मैंने इस पे लोड लगाया है, ऐसे लोड लगाया है, तो ये पार्ट कुछ ऐसे मूव होगा, राइट, यहाँ पे मूव होके आएगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो बोल्ट का और इस दोनों प्लेट का सेम रहेगा, राइट। सो द डेल्टा विल बी द सेम, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 हो जाएगा। तो बोल्ट के लिए अगर P1 है, इसके लिए क्या हो जाएगा, P2 है, तो रिलेशनशिप क्या मिलेगा, P1 by KB is equals to P2 by K plate, right? ओके, बेसिक रिलेशनशिप। तो P2 निकाल लो इन टर्म्स ऑफ P1, P2 निकाल लो इन टर्म्स ऑफ P1, KP डिवाइडेड बाई KB इंटू P1। ठीक है, अब ये P2 हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो टोटल लोड, एक्सटर्नल लोड P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस KP बाई KB इंटू P1। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, बोल्ट का लोड कितना है, KB डिवाइडेड बाई KB प्लस KP इंटू P। ओके, सो बोल्ट का लोड क्या हो जा रहा है, बोल्ट का लोड P1 इज सम फ्रैक्शन ऑफ P। ओके, सम फ्रैक्शन ऑफ P, दिस इज ए फ्रैक्शन। सो बोल्ट क्या करेगा, ये एक्सटर्नल लोड का, ये एक्सटर्नल लोड P का कुछ फ्रैक्शन बोल्ट ले लेगा और कुछ फ्रैक्शन ये प्लेट ले लेगा। तो कितना फ्रैक्शन बोल्ट ले रहा है, दिस इज डिटरमाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, so this is determined from this equation। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 इक्वल्स टू सम C इंटू P। ठीक है, तो C का वैल्यू वो फ्रैक्शन हो गया, KB का रेशियोज हो गया। ठीक है, तो P1 इक्वल्स टू C इंटू P। ठीक है, तो P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 इक्वल्स टू हो जाएगा P माइनस P1। तो P माइनस P1 करेंगे तो 1 माइनस C इंटू P। ठीक है, तो ठीक है, तो P2 इक्वल्स टू 1 माइनस C इंटू P हो जाएगा। यहां तक डाउट है क्या किसी को, यहां तक क्लियर है क्या, सबको क्लियर है क्या यहां तक? हाँ सर, हाँ क्लियर है। ओके ओके ओके, तो अब P1 और P2 हमें मिल गया है। तो अब देखो टोटल लोड कितना, बोल्ट कितना लोड ले रहा है टोटल, तो ये बोल्ट का टोटल लोड कितना हो जाएगा, बोल्ट का टोटल लोड, P टोटल ऑफ द बोल्ट, इनिशियली कुछ PI था, इनिशियल टेंशन कुछ PI था, फिर बाद में और इतना अमाउंट ऑफ टेंशन आ गया बोल्ट में, राइट, इतना अमाउंट ऑफ टेंशन मतलब PI प्लस C इंटू P। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ P हमारा, ये हो गया हमारा टोटल बोल्ट पे लोड। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल बोल्ट पे टेंसाइल लोड। ठीक, और प्लेट पे कितना हो जाएगा, प्लेट पे कितना हो जाएगा, प्लेट पे P टोटल प्लेट, इनिशियली PI था हमारे पास, इनिशियली PI कंप्रेशन था। ठीक है, अभी हमने टेंशन देके थोड़ा सा कंप्रेशन घटा दिया है, तो PI माइनस 1 माइनस C इंटू P। ओके, दिस इज द लोड कैरिड बाय द प्लेट। क्लियर, दिस इज द लोड कैरिड बाय द प्लेट। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है वो हम निकाल लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल लोडिंग एंड इनिशियल टेंशन। अभी हम लोग इसमें स्ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं। ओके, किसी को कुछ डाउट है क्या यहां तक?
यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है कुछ कुछ गेट में, ठीक है। हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स इसके बाद करेंगे। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ये प्लेट का लोड है। तो ये प्लेट का लोड मतलब क्या है? प्लेट ऐसा है, प्लेट ऐसा है, इसमें बोल्ट है ऐसा घुसा हुआ, ठीक है। दिस इज द बोल्ट और दिस इज द प्लेट पार्ट, ठीक है ना। तो प्लेट पार्ट अभी भी कंप्रेशन में है, अभी भी कंप्रेशन में है, और बोल्ट पार्ट टेंशन में है, ठीक है। बोल्ट पार्ट टेंशन में है। तो अभी अगर ये टेंशन फोर्स हम धीरे धीरे बढ़ाते जाए, टेंशन फोर्स हम धीरे धीरे बढ़ाते जाए एक्सटर्नल, तो क्या हो जाएगा? ये कंप्रेशन फोर्स कम होता जाएगा, ये कंप्रेशन फोर्स कम होता जाएगा। वी आर इंक्रीजिंग दिस पी, ये कंप्रेशन फोर्स कम होता जाएगा। तो एक मैक्सिमम पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये दोनों प्लेट क्या है, कांटेक्ट में से हट जाएगा और ये जॉइंट ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस हमारा ये सिस्टम फेलियर हो गया। तो ये मैक्सिमम लोड हम कितना अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? इससे निकाल सकते हैं। तो नेट टोटल लोड कैरिड बाय द प्लेट शुड बी 0, दिस शुड बिकम 0, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स हमने इतना लगा दिया ताकि ये दोनों प्लेट डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है ना, डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इन दैट केस लोड कैरिड बाय ईच प्लेट विल बी 0, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम हम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा सकते हैं। दैट शुड बी इक्वल टू पी आई, ठीक है ना। ये पी मैक्स, ये एक्सटर्नली हम इतना मैक्सिमम लोड हम लगा सकते हैं। तो पी मैक्स कितना मिल जाएगा? पी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम लोड, ठीक है। जब ये इतना मैक्सिमम लोड हम लगा देंगे तो लोड कैरिड बाय द प्लेट विल बी 0, और बोल्ट में लोड कितना हो जाएगा? पी टोटल बोल्ट पी आई प्लस पी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी, ओके। तो इससे पी आई कॉमन ले लो, ठीक है। 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस, ओके। तो इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल बोल्ट लोड कितना है इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस। सी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस निकाल सकते हैं, ठीक है। पी आई 1 माइनस सी क्या हो जाएगा? के पी डिवाइडेड बाई के पी प्लस के बी, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो बोल्ट में मैक्सिमम लोड कितना होगा इसमें से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है क्या सबको? हाँ सर, हाँ। ओके ओके, एक मिनट। हाँ, मैं नया एक मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये शायद एंड हो जाएगा, 40 मिनट का लिमिट है। हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम बोल्ट लोड, ठीक है। मैक्सिमम बोल्ट लोड सो दैट ये सिस्टम सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम बोल्ट लोड। हम लोग अभी फिर
तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है, इन प्लेन एक्सेंट्रिक लोडिंग ऑफ बोल्ट्स, एक्सेंट्रिक लोडिंग ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में आ चुके हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझना। तो इसमें क्या है, लेट्स से हम लोगों के पास कोई एक ऐसा सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है मान लो, वेरियस शेप्स एंड साइजेस हो सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोल्टेड है जॉइंट्स है, लेट्स से बोल्टेड है, लेट्स से कुछ इस तरीके से कोई सिस्टम ऑफ बोल्टेड है, बोल्ट्स है मतलब। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ बोल्ट्स है मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ऐसे बहुत सारे ले लिया है। ठीक है, बहुत सारे मैंने ले लिया है, तो ऐसे एज्यूम कर लो। तो ये एक बोल्ट नंबर 1 हो गया, बोल्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 8 बोल्ट्स मैंने ले लिया है। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम ऑफ बोल्ट्स का सबका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग मान लो। ठीक है, A1 से लेके A8 तक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो अलग अलग है सबका। ठीक है, नाउ ये सिस्टम जो है ये किसी ऐसे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है मान लो, ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब इधर एक वॉल है, वॉल के साथ एक ऐसा ब्रैकेट और एक अटैच्ड है। ठीक है, बोल्ट से। अब मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ एक लोडिंग लगा रहे हैं, इस लोडिंग इज लेट्स से P। ठीक है, ये लोडिंग इज लेट्स से P। तो हम लोगों को ये बोल्ट्स को डिजाइन करना है लेट्स से। ठीक है, वी आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन दिस बोल्ट्स। ठीक, तो सबसे पहले हमें हमारा क्या कंसर्न है, सबसे पहला टास्क ये है कि इन बोल्ट्स का विथ रेस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम कन्वीनियंट हम लोग हमारे हिसाब से कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेंगे। लेट्स से यहाँ पे एट प्रेजेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, वो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से होगा, प्रॉब्लम्स के। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेंगे। ठीक है, इसका सेंटर, ये सारे बोल्ट्स के कोऑर्डिनेट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ठीक है, इस ओरिजिन के कॉरेस्पॉन्डिंग इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट्स से CG हम निकाल लेंगे। इसका कोऑर्डिनेट पता होगा, ये सबका, इन सबका कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। लेट्स से दिस इज x1 y1, ये x2 y2, इस तरीके के इसके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। ठीक है, इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी? आई होप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तुम लोगों ने किया होगा, मेरे लेक्चर्स है अवेलेबल विजन गेट के यूट्यूब में, चेक कर लेना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकल जाएगा, समेशन ऑफ xi ai बाई समेशन ऑफ ai। ओके, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हम ये दो इक्वेशन से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक, तो वंस वी नो दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं लेट्स से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये बेसिकली ये डिस्टेंस, यहां से इस लोडिंग का डिस्टेंस, ये लोडिंग का ये डिस्टेंस। ठीक है, ये यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस लोडिंग का डिस्टेंस लेट्स से ई ले रहे हैं, एक्सेंट्रिसिटी। ओके, सो दिस इज द एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, दिस इज द एक्सेंट्रिसिटी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम ऑफ लोड को हम क्या कर सकते हैं, इस P को हम शिफ्ट करके ला सकते हैं यहाँ पे विथ सम मोमेंट। ठीक है ना, इस P को हम शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं विथ सम मोमेंट। ठीक, तो इस पूरे सिस्टम को हम देख लेते हैं क्या क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये पूरा सिस्टम की वजह से इस CG पे क्या हो जाएगा, ये हमारा CG हो गया, लेट्स से ये हमारा CG हो गया। इस CG पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा एक लोड, सेम लोड P लिख सकते हैं। ठीक है, ये लोड P लिख सकते हैं, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एक मोमेंट आएगा विच इज लाइक दिस, और ये मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू P इंटू E। ओके,
m इक्वल्स टू p इंटू ई, ये हो जाएगा हमारा मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एक फोर्स हो गया p। अब देखो, अब हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। द इफेक्ट ऑफ दिस p क्या हो जाएगा, ये p को कौन रेजिस्ट कर रहा होगा, ये सारे बोल्ट्स पे फोर्सेस आके इस p को रेजिस्ट कर रहा होगा फर्स्ट, ठीक है। तो ईच बोल्ट पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ऑल बोल्ट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। ऑल बोल्ट्स आर आइडेंटिकल एज्यूम करेंगे, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब लीनियर इलास्टिक, होमोजेनियस, ये सब एरिया अलग हो सकता है, ठीक है। ऑल बोल्ट्स आर आइडेंटिकल, तो इसका मतलब क्या है, सारे बोल्ट्स पे इस तरीके के कुछ फोर्सेस आएंगे, ठीक है। इस तरीके के कुछ फोर्सेस आएंगे, सारे बोल्ट्स पे इस तरीके के कुछ फोर्सेस आएंगे, ठीक है। इस तरीके के फोर्सेस आएंगे, तो नेट पी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ पी आई हो जाएगा, इंडिविजुअल बोल्ट्स का फोर्सेस। अब सारे बोल्ट्स के क्या हो जाएंगे, सारे बोल्ट्स अगर आइडेंटिकल हैं तो पी आई भी बराबर होगा, ईच बोल्ट पे पी आई बराबर होगा। तो ईच बोल्ट पे पी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल लोड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बोल्ट्स, ठीक है। इसको कहा जाता है प्राइमरी शियर, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी शियर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी शियर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फोर्स की वजह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जनरेट होगा इस बोल्ट में, ठीक है। उस शियर स्ट्रेसेस जनरेट होने के लिए जो लोडिंग है, वो लोडिंग क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बोल्ट्स, ओके। ये क्या करेगा, डायरेक्ट शियर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस हो गए प्लेट पे, ये सारे हो गए फोर्सेस प्लेट पे। तो बोल्ट पे कौन से डायरेक्शन पे लगेगा, बोल्ट पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ईच बोल्ट पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। और ये सारे हो गए प्लेट पे लग रहे हैं, तो ईच बोल्ट पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा, क्लियर। देखो बोल्टेड जॉइंट से 90% चांसेस ये है कि बोल्टेड जॉइंट से इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ओके। 90% चांसेस यही है, बोल्टेड जॉइंट से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है, ओके। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर, क्लियर है। हाँ देवेंद्र, हाँ सर, हाँ क्लियर है। ओके। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी शियर। तो डायरेक्ट फोर्स की वजह से डायरेक्टली शियर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से शियर लोडिंग कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट शियर हो गया। अब मोमेंट को एनालिसिस करते हैं, मोमेंट की वजह से क्या हो रहा है। सर एसेंट्रिसिटी मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसका? एक्सेंट्रिसिटी मतलब हो गया हमारे सेंटर पॉइंट से जो कि शिफ्टेड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे थोड़ा सा अगर शिफ्टेड लोडिंग है तो, ओके ओके। तो दिस इज द एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी मतलब एक लेंथ है, लेंथ, इसका यूनिट इज लेंथ। हाँ सर। एक्सेंट्रिसिटी इज लेंथ, ठीक है। वो एक्सेंट्रिसिटी हम क्यों बोल रहे हैं, जनरली एक्सेंट्रिक कुछ चीजों को हम तब बोलते हैं जब ज्योमेट्रिकली वो सेंटर से शिफ्टेड है। जैसे कि मान लो अगर एक्सेंट्रिक हुआ तो सेंटर की जगह इलिप्स फॉर्म होगा, ठीक है ना। जैसे अगर कोई चीज एक्सेंट्रिक नहीं है और एक पॉइंट एक सिंगल पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सर्कल फॉर्म होता है, राइट। लेट्स से इफ वी कंसीडर वन पॉइंट एंड वी हैव अनदर पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को फिक्स रखेंगे तो द लोकस ऑफ दिस पॉइंट विल बी अ सर्कल, ठीक है। अगर एक्सेंट्रिसिटी नहीं है तो if हाँ there is सर। if there is some eccentricity then it will create an ellipse, okay. ओके सर। तो एक्सेंट्रिसिटी इज बेसिकली सेंटर से अगर कुछ चीजें शिफ्टेड है तो उसको हम एक्सेंट्रिक बोलते हैं, ओके। अभी देखो लोडिंग के कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास यहाँ पे फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट शियर आ गया है, ठीक है ना, डायरेक्ट शियर। अब मोमेंट को एनालिसिस करेंगे। मोमेंट का एनालिसिस देखो क्या होता है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ 4 ही लेता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ पे बहुत सारा ले लिया है, सेम चीजें रहेगा। सिंप्लिसिटी के लिए 4 ही लेते हैं तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। लेट्स से ये एक बोल्ट है, ये एक बोल्ट है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। और ये सेंटर होगा हमारा, तो फिर ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर पे डायरेक्ट लोड लगने की वजह से P/N हो जाएगा हमारा डायरेक्ट शियर, ठीक है। अब प्राइमरी शियर, अब मोमेंट की वजह से जो आएगा, जो शियर स्ट्रेस आएगा उसको कहते हैं सेकेंडरी शियर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो मोमेंट हमारा इस तरीके का है, ये हमारा मोमेंट हो गया। ये मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, P × E, ठीक है।
अब इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए इंडिविजुअल बोल्ट्स पे कुछ फोर्सेस आने चाहिए विच विल रेजिस्ट दिस मोमेंट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये क्लॉकवाइज जैसा मोमेंट है, तो इस बोल्ट पे कुछ फोर्स इस तरीके से जनरेट होना चाहिए सो दैट इट रेजिस्ट दिस। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जनरेट हो जाएगा। दिस इज पी, लेट्स से 1। ओके, अब यहां से दूसरे बोल्ट पे आओ, इसके परपेंडिकुलर लेट्स से लाइक दिस, दिस इज P2। अब इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस, दिस इज P3, दिस विल बी लाइक दिस, दिस इज P4। अब देखो ये चारों फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट आ रहा है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस विल बी बैलेंस्ड बाय दिस PE। तो दिस PE इज इक्वल्स टू P1 इंटू ये डिस्टेंस जितना भी है, लेट्स से R1 R2 ले लेते हैं, R1 R2 R3 R4 ले लेते हैं। तो P1 R1 प्लस P2 R2 प्लस P3 R3 प्लस P4 R4। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल। तो हमें P1 P2 P3 P4 हमें निकालना है। एट प्रेजेंट हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। ओके, यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये फ्री बॉडी डायग्राम और ये इक्वेशन? यहां तक क्लियर है ना? हाँ सर, हाँ क्लियर। ओके ओके ओके। अब देखो हम लोग और क्या एज्यूम करेंगे, ये जो P1 P2 P3 P4 है, ये एक स्पेसिफिक एजम्पशन ये है कि P1 इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस। ओके, जो ये लोडिंग आएगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंसेस। ठीक है, ये एक एजम्पशन है। ये कैसे आया, ये एजम्पशन ये कैसे आया कि लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये डिटरमाइन किया है कि ये लोड ये रेडियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है ना, ठीक है। सो दिस लोड्स विल बी डिपेंडेंट टू दिस रेडियल डिस्टेंसेस। ठीक है, सो इंडिविजुअल लोड्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो P1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 इक्वल्स टू CR1 लिख सकते हैं, P2 इक्वल्स टू सम CR2 लिख सकते हैं। ठीक है, P3 इक्वल्स टू CR3 लिख सकते हैं और P4 इक्वल्स टू CR4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी इक्वेशंस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये मोमेंट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सर बट कांस्टेंट सब सेम रहेगा? हाँ, ये सारे जो ये है, ये कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम, तो ये कांस्टेंट सारे केसेस के लिए सेम रहेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब क्या करो, इसमें ये बैलेंस करो, P इंटू ई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो C इंटू R1 स्क्वायर प्लस C इंटू R2 स्क्वायर प्लस C इंटू R3 स्क्वायर प्लस C इंटू R4 स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो इसमें से हम C निकाल लेंगे, P इंटू ई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ RI स्क्वायर। ठीक है, ये जब हमें C मिल गया तो इंडिविजुअल फोर्सेस भी, इंडिविजुअल बोल्ट पे फोर्सेस कितने आ रहे हैं वो भी हमें मिल जाएगा। तो PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई, रदर PJ ले लेते हैं, समेशन ऑफ RI स्क्वायर RJ। ठीक है, ये इक्वेशन अंडरस्टैंडेबल है। jth बोल्ट पे लोडिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी शियर लोडिंग jth बोल्ट पे क्या हो जाएगा, P इंटू ई इंटू RJ। RJ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस ऑफ द jth बोल्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द बोल्ट्स। ठीक है, समेशन ऑफ RI स्क्वायर सारे बोल्ट्स के लिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्लियर है? यस सर। दोनों को क्लियर है ना ये? हाँ सर, हाँ। ओके ओके। अब देखो, तो अब देखो हमारे बोल्ट्स के ये जो फोर्सेस आए हैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन ऐसे पता चलेगा, सेंटर से लाइन ड्रॉ करो और उसके परपेंडिकुलर इन सच ए वे टू अपोज दिस मोमेंट। ओके, ये हो गया प्लेट पे। तो बोल्ट पे डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, बोल्ट पे इसके डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर बोल्ट नंबर 1 कंसीडर करेंगे, बोल्ट नंबर 1, तो उसपे P1 लग रहा है प्लेट पे इस डायरेक्शन पे, तो बोल्ट पे लगेगा इस डायरेक्शन पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी शियर।
अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पहले जो डिराइव किया था, वो क्या है, प्राइमरी शियर। प्राइमरी शियर का डायरेक्शन ये था, ठीक है, प्राइमरी शियर। ठीक है, तो इस P1 को हम लोग P1 डैश ले लेते हैं, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, ये डैश ले लेते हैं, ठीक है, डैश ले लेते हैं। और ये हो जाएगा P1, ये हो गया प्राइमरी शियर और ये हो गया सेकेंडरी शियर। अब देखो इन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो रिजल्टेंट शियर लोडिंग जो होगा इन दोनों को वेक्टोरियल एडिशन करके हमें मिलेगा। ठीक है, वेक्टोरियल एडिशन करके हमें रिजल्टेंट, इसमें एक पर्टिकुलर बोल्ट में रिजल्टेंट शियर कैसे मिलेगा, इसको वेक्टोरियल एडिशन करके मिलेगा। ठीक, इसको चाहिए तो इसको रिजॉल्व कर लो, इंडिविजुअली एक्स वाई में, फिर रूट ओवर लेके निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया पहले बोल्ट में। अब दूसरे इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड बोल्ट में, ये वाले में, इस वाले में, इसमें प्लेट में इस तरफ लग रहा है तो बोल्ट में इस तरफ लगेगा। ठीक है, ये हो गया P2 प्राइम डायरेक्शन, और प्राइमरी शियर पहले से लग रहा था, ये हो जाएगा P1 के बराबर। ठीक है, इसको भी वेक्टर, सारे बोल्ट्स में ऐसे वेक्टोरियल एडिशन करके नेट शियर लोडिंग कितना लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं। देन यू इक्वेट इट टू द स्ट्रेंथ, इसमें से नेट लोड मिल जाएगा, फोर्स। ये फोर्स क्या कर रहा है, इस बोल्ट को शेयरिंग की कोशिश कर रहा है, राइट, बोल्ट ऐसा है, इसको ऐसे शेयरिंग की कोशिश कर रहा है, तो इस शेयरिंग को फोर्स पर यूनिट शेयर एरिया विल गिव अस द शेयर स्ट्रेस इन दिस बोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इंडिविजुअल बोल्ट के लिए तो सबसे वीकेस्ट बोल्ट जो होगा उससे हमारा डायमीटर मिलेगा, मिनिमम डायमीटर, जो भी वीकेस्ट बोल्ट होगा उससे हमारा डायमीटर मिलेगा, कंपेयर इट टू द स्ट्रेंथ टू फाइंड आउट द डायमीटर। ठीक है, कंपेयर दिस इक्वेशन टू द स्ट्रेंथ टू फाइंड आउट द डायमीटर। ये P क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है इसमें। ठीक है, P रिजल्टेंट फोर्स, P से रिजल्टेंट फोर्स से शेयर स्ट्रेस निकालो, कंपेयर इट टू द शेयर स्ट्रेंथ, फाइंड आउट द डायमेंशन, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें से 90% चांसेस है कि इसी टॉपिक से गेट में क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है। क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ, तो एक प्रॉब्लम ट्राई करो, क्वेश्चंस देखना, गेट के क्वेश्चंस ट्राई करना, नहीं हुआ तो मेरे को टेक्स्ट कर देना। ठीक है, 90% मोस्ट ऑफ द जो भी बोल्ट के क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, जो भी क्वेश्चंस आए हैं इसी टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर 2013 से लेके अब तक ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी तक ये पूरा क्लियर है ना, ये कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर, क्लियर है। हाँ बिल्कुल। ओके, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम ट्राई करो। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, दिस इज वन ऑफ द, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 बोल्ट्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 बोल्ट्स हैं इसमें। ठीक है, 3 बोल्ट्स आर देयर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 200। ये बोल्ट के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 mm।
ठीक है, सेंटर इससे और इसके सेंटर के बीच में दिया हुआ है 75 और इससे और इसका सेंटर का डिस्टेंस इज 75, दिस इज ऑल्सो 75 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगेन 30। ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइन, 5 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट दिया हुआ है 380 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है बोल्ट का। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 3। नॉमिनल डायमीटर कितना होगा वो निकालना है। ओके, नॉमिनल डायमीटर कितना होगा वो निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। क्वेश्चन क्लियर है ना? ये 3 बोल्ट है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। प्लेट इस एंड से यहाँ तक का 200 mm, यहाँ तक के बोल्ट सेंटर का 30 mm, इसके बीच में 75, इसके बीच में 75 और यहाँ से यहाँ तक का 30 mm। ठीक है, डिस्टेंसेस दिया हुआ है। टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 380। ठीक है, 380 मेगापास्कल टेंसाइल और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 3। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द बोल्ट कितना होगा, सारे बोल्ट आइडेंटिकल हैं, डायमीटर ऑफ द बोल्ट कितना होगा वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, आइडिया? सर पहले वो प्राइमरी शेयर निकलेगा। हाँ, प्राइमरी शेयर 5 किलो न्यूटन अपन। प्राइमरी हाँ। शेयर प्राइमरी शेयर कितना होगा 5/3। हाँ। नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं 3, तो लोड है टोटल 5000/3। ठीक है, तो प्राइमरी शेयर क्या हो जाएगा 5000/3 प्राइमरी शेयर। फिर उसके बाद सेकेंडरी शेयर कैसे निकालेंगे, मोमेंट निकालो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट निकालो और सेकेंडरी शेयर निकालो फॉर्मूला देके। ठीक है, फिर रिजल्टेंट लोड निकालो और इसके साथ स्ट्रेंथ के साथ इक्वेट करके सॉल्व करो। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। हाँ, तो कोशिश करो, कोशिश करो, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करके देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड में, कोशिश करो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। हो गया सॉल्व? नहीं सर।
प्राइमरी शेयर कैसे मिलेगा? प्राइमरी शेयर PS 5000 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ रहा है? 1666.67 न्यूटन। ये आया कि नहीं? 5000 प्राइमरी शेयर। हाँ सर ये सेकेंडरी शेयर अब कैसे मिलेगा? पहले तो मोमेंट निकाल लो, P इंटू ई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पे होगा, राइट? ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पे होगा। सेंटर ऑफ 105 है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 75 प्लस 30 हो गया 105 प्लस 200, 105 प्लस 200, तो 305 हो गया। ठीक है ना? हाँ सर हाँ। ये करेक्टली किया है क्या कि इसमें मिस्टेक कर दिया? 305 दिस, तो 1525 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर में है, तो 1525 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्लियर? अब हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लोडिंग अगर इस तरीके का है तो ये सेंटर से इधर मोमेंट किस तरह, फोर्स किस तरफ आना चाहिए? इधर आना चाहिए इसमें, और इस वाले बोल्ट में किधर आना चाहिए? इस तरफ आना चाहिए। नहीं, इसमें फोर्स इस तरफ नहीं, इसमें फोर्स आना चाहिए इस तरफ। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड। ये इधर है, हाँ ये इधर है, तो ये इधर आना चाहिए। तो दिस शुड बी P1 प्राइम, दिस शुड बी P2। P2 प्राइम कितना हो जाएगा? P2 प्राइम 0, P2 प्राइम हाँ, 0 P2 प्राइम इज 0, तो P2 प्राइम विल बी 0। और P3 प्राइम का डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, तो P1 प्राइम क्या हो जाएगा? PER1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। ठीक है, R2 तो 0 है, R2 तो 0 है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? R2 0 है, R2 0 है, तो P इंटू मोमेंट, मोमेंट हो गया 1525। ठीक है, R1 कितना हो जाएगा? R1 इज दी 75, राइट? 75 इंटू 10⁻³ और नीचे क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, दोनों ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 75 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया P1 प्राइम। P1 प्राइम कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ। ये आ रहा है 10166.67 न्यूटन। ठीक है, इतना आ रहा है कि नहीं? हाँ सर हाँ, उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये P1 प्राइम हो गया। ये P1 प्राइम का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? देखो, सेंटर के अबाउट ये मोमेंट क्या क्रिएट कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो P1 हैज टू जनरेट इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तभी जाके इसको रेजिस्ट करेगा। सिमिलरली P3 हैज टू डेवलप इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तभी जाके इसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो P3 प्राइम भी इतना ही होगा, सिमेट्रिकल है। ठीक है, लेकिन बस डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा P1 प्राइम P3 प्राइम का। ठीक है ना? ये अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं? P1 प्राइम और P3 प्राइम मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। ठीक है, यस सर। अभी देखो, अभी
प्लेट्स पे अभी हमें कौन सा बोल्ट लेके ये एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन सा बोल्ट लेना है इन दोनों में से, ये तो हमें निकालना पड़ेगा पहले। ये देखो, तो ये अगर बोल्ट नंबर 1 है, बोल्ट नंबर 2 है, बोल्ट नंबर 3 है, ठीक है, बोल्ट नंबर 1 2 3। अब देखो P1 प्राइम अगर प्लेट पे वर्टिकली डाउनवर्ड है तो बोल्ट पे P1 प्राइम विल बी वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, बोल्ट पे P1 प्राइम विल बी वर्टिकली अपवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक डायरेक्ट शियर लग रहा है इधर PS। बोल्ट 2 पे कोई सेकेंडरी शियर नहीं है, सेकेंडरी शियर नहीं है तो बोल्ट 2 पे सिर्फ PS ही लग रहा होगा, ठीक है। और बोल्ट 3 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे P3 प्राइम अपवर्ड है तो न्यूटन्स लॉ से यहाँ पे P3 प्राइम डाउनवर्ड लगेगा, P3 प्राइम, और साथ ही साथ और एक डायरेक्ट शियर भी है PS व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन। तो सबसे ज्यादा लोड किसमें लग रहा होगा, इसमें लग रहा होगा, क्योंकि टोटल लोड क्या हो जाएगा PS प्लस P3 प्राइम, यहाँ पे PS माइनस हो रहा है तो मैक्सिमम लोड इस ये बोल्ट ले रहा होगा, ठीक है, मैक्सिमम लोड ये बोल्ट ले रहा होगा, ये वाला थर्ड वाला बोल्ट। तो P मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा, PS प्लस P3 प्राइम, ठीक है, ऐड करो तो नेट लोड कितना है वो निकाल लो, नेट लोड कितना है वो निकाल लो। सेम क्वेश्चन गेट में आया है 2017 में, डायमेंशन शायद अलग अलग होंगे बट सेम क्वेश्चन आया है। सर वो शेयर लोडिंग उसका डायरेक्शंस मतलब सब नीचे ही कैसे आया? कहा ये देखो, ये इस लोड की वजह से प्राइमरी शियर आएगा और सेकेंडरी शियर आएगा, करेक्ट, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं? सर। हाँ, तो प्राइमरी शियर जो होगा वो डायरेक्ट फोर्स की वजह से होगा, ठीक है। तो फोर्स की वजह से बोल्ट्स पे प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो ये फोर्स हो गया ना, सेंटर पे हम लोग क्या दे रहे हैं, एक फोर्स दे रहे हैं और एक मोमेंट दे रहे हैं, ठीक। तो इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए ये बोल्ट्स प्लेट पे कौन से डायरेक्शन पे लोड लगाएगा, अपवर्ड लगाएगा, इसमें ये सेकंड बोल्ट अपवर्ड लगाएगा, थर्ड बोल्ट भी अपवर्ड लगाएगा, राइट। ये सम ऑफ दीस थ्री फोर्सेस इक्वल टू दिस P, राइट। हाँ ठीक है, अब ये तीनों फोर्सेस इक्वल है, इक्वल टू P/N हो गया ना, ये हमने डिस्कस किया है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, हाँ हाँ ये समझा। हाँ, तो ये तीनों फोर्स बराबर हो गया। अब प्लेट पे अगर वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है तो बोल्ट पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगना चाहिए ना, न्यूटन थर्ड लॉ 12। हाँ हाँ, तो इसमें डाउनवर्ड, इसमें भी डाउनवर्ड, इसमें भी डाउनवर्ड, ये तो हो गया डायरेक्ट शियर हो गया जो कि डाउनवर्ड्स है, ठीक है, ये तो लोड की वजह से हुआ। अब मोमेंट को एनालिसिस करो, मोमेंट की वजह से फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में लगना चाहिए। अब देखो मोमेंट यहाँ पे एक्सटर्नल मोमेंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा प्लेट में, तभी तो इस मोमेंट को रेजिस्ट करेगा ना। ये देखो इधर ये इस प्लेट को एक्सटर्नल मोमेंट ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स इस तरीके से जनरेट होगा ताकि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करे, लाइक दिस, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लाइक दिस रोटेट करने की कोशिश करेगा, तभी तो जाके ये रेजिस्ट करेगा ना, रेजिस्टिंग मोमेंट होगा ना इसको। तो ये रेजिस्ट करने के लिए हाँ फोर्स इधर जनरेट होना चाहिए, ये देखो सेंटर से ये डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस ये है, ये इस तरफ जनरेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, तो मतलब जो नीचे वाला वो PS है वो मतलब ड्यू टू लोडिंग है, और ये जो ऊपर वाला वो ड्यू टू मोमेंट है, जो हाँ डायरेक्शन। हाँ, तो वही तो हमने डिस्कस किया है। PS इज ड्यू टू प्राइमरी शियर ड्यू टू डायरेक्ट लोडिंग, ठीक है ना, PS इज प्राइमरी ओके। शियर ड्यू टू डायरेक्ट लोडिंग, और P1 प्राइम P3 प्राइम ये क्या है, ये सेकेंडरी शियर ड्यू टू मोमेंट लोडिंग है, एक्सेंट्रिसिटी की वजह ओके। से, ठीक है ना। हाँ समझ सर। तो अभी अभी टोटल लोड निकल लो, PS प्लस P3 प्राइम कितना आ रहा है, ये कितना हुआ है, 11833.34 न्यूटन। 11833 हाँ 0.34 34 हो गया हमारा मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम। अब क्या करेंगे, अब लोड पर नेट शियर स्ट्रेस इन द बोल्ट कितना हो जाएगा, लोड पर यूनिट एरिया 4P/πd², ठीक है, ये हो गया शियर स्ट्रेस, क्लियर है।
पी बाई ए शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। बोल्ट का क्रॉस सेक्शन इस तरीके का है, सर्कुलर, ठीक है ना, ऐसा बोल्ट है मान लो, दिस इज द बोल्ट, दिस इज द बोल्ट। अब इसको मैं इस तरफ एक शेयरिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको बेसिकली ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे शेयरिंग दे रहा हूँ मैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड और इधर से वर्टिकली अपवर्ड। तो शेयरिंग कहाँ पे होगा, ये क्रॉस सेक्शन में होगा, राइट। तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट पाई डी स्क्वायर बाई 4। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ आकाश। यस सर, समझ गया। हाँ, तो ये शेयरिंग का ये हो गया। अब मैं इसको किसके साथ इक्वेट करूंगा, इसको डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या ये करेक्ट है? नहीं सर। नहीं सर, ये तो टेंसाइल है ना, हमें शियर चाहिए। हाँ शेयर कैसे करेंगे फिर? वो हाँ शेयर डबल होगा ना। डबल क्यों होगा? टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दिया है, शियर यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? सर वो आपने फॉर्मूला दिया था क्या, वो 0.5। फॉर्मूला नहीं बाबा, मैं स्ट्रेस का क्राइटेरियन से क्या हमने निकाला था, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। हाँ तो सर फिर डबल, अच्छा हाँ सॉरी ये सर, डबल शेयर में आधा हो। शियर हाँ स्ट्रेंथ हमेशा हाफ होता है, शियर स्ट्रेंथ हमेशा टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम ही होगा ना, ज्यादा नहीं हो सकता, डबल कैसे, हाफ होगा। हाँ सर हाँ। यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन दिया हुआ है, तो यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन क्या हो जाएगा, 0.5 टाइम्स ऑफ 380, ठीक है। ये हो गया यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। तो अलाउएबल यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, अलाउएबल यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 380 बाई 2, 380 बाई 3 2 जा 6, ये हो गया अलाउएबल। इसको इसके साथ इक्वेट करके डायमीटर निकालो, इसको इसके साथ इक्वेट करके डायमीटर निकालो, नॉमिनल डायमीटर कितना होगा, ओके। जल्दी निकाल के बताओ, आज ये टॉपिक खत्म करना है। ऑप्शंस ये हैं, so these are the options, okay, so these are the options, 15, 18 mm में है सारे, 24, 20। हाँ सर 15.42। यस सर, 15.42 आया। चेक करते हैं, फिफ्टीन पॉइंट 42 आ रहा है, कुछ गलत किए हो, 20 mm आ रहा है आंसर, 20 mm दिया है ऑप्शन। सिग्मा अलाउएबल 63.33 है ना। सिग्मा अलाउएबल ये 380 बाई 6 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 380, 63.33। हाँ 63.33 आ रहा है, हाँ ये करेक्ट है। इससे डायमीटर कितना आ रहा है, इससे डायमीटर कितना आ रहा है,
तो 15.42 ही आ रहा है वो। 15.42 उतना ही आ रहा है सर। 15.42 आ रहा है तो ठीक है, हो सकता है बुक में गलत दिया हो, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15.42 अगर आ रहा है तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ये इसमें कुछ डाउट है क्या अभी तक? हाँ नहीं सर। ओके ओके, वो बुक मुझको चेक करना पड़ेगा, उसमें शायद कुछ ऑप्शन गलत दिया है, बट दिस इज द प्रोसीज्योर। ये प्रोसीज्योर से जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है? प्रोसीज्योर से जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम ट्राई करो। देखो, गेट के क्वेश्चन पेपर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आए हुए होंगे, थोड़ा ट्राई करना। मैं एक टास्क दे दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताना, अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे। तो ये प्लेट है और एक, ये और एक प्लेट है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द प्लेट। दिस इज वन ऑफ द प्लेट। तो ये इसका लाइन है और एक लाइन है। दिस इज द सेंटर। सेंटर से यहाँ पे 4 बोल्ट्स हैं इस तरीके से। दिस इज वन ऑफ द बोल्ट, दिस इज वन ऑफ द बोल्ट, दिस इज वन ऑफ द बोल्ट, दिस इज वन ऑफ द बोल्ट। ठीक है, तो ये 4 बोल्ट है ऐसे। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 60/60, ये 60 है। दिस इज ऑल्सो 60। ठीक है, ये भी दिया हुआ है 60, ये भी दिया हुआ है 60। ठीक है, ये 60 के दिए हुए हैं सारे। सेंटर से यहाँ पे कुछ लोड लग रहा है, लेट्स से P। ये सेंटर से यहाँ तक के लोड का डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस इज 400। ओके, दिस इज गिवन एज 400। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया हुआ है टाउ मैक्स 120 एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 120 एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, 120 मैक्सिमम एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये एक्सेंट्रिक लोड P कितना हो सकता है? ठीक है, ये एक्सेंट्रिक लोड P कितना हो सकता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन ईच ऑफ द बोल्ट इज 120 मेगापास्कल, वो इतना ही हो सकता है। मैक्सिमम 120 मेगापास्कल जा सकता है किसी भी बोल्ट में। कौन से बोल्ट में मैक्सिमम जा रहा है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये P निकालो, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द बोल्ट दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज गिवन एज 14 mm। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज गिवन एज 14 mm। मैक्सिमम लोड कितना सस्टेन किया जा सकता है वो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ यस सर। सर। क्वेश्चन अगर क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं कल के क्लास में सॉल्व कर दूंगा। होपफुली हम लोग कोशिश करेंगे कल
या तो परसों, लेट्स से मैक्स टू मैक्स परसों सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, मैक्स टू मैक्स, परसों की जरूरत नहीं है, कल ही कोशिश करेंगे। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में है लेकिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हम वो सब टॉपिक नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग वगैरह, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वेरी लेस चांस, तो वो टॉपिक हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास, ओके, वो टॉपिक्स नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बचा है रिवेटेड वेल्डेड जॉइंट, रिवेटेड वेल्डेड जॉइंट वो हम कर लेंगे। फिर बचा है स्प्रिंग और बचा है रोलिंग बियरिंग, ये चीजें हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ओके सर। मशीन डिजाइन के मेजॉरिटी क्वेश्चंस तुम लोगों के सॉल्व हो जाने चाहिए, अभी सारे हम लोग कर चुके हैं। अब बोल्टेड जॉइंट का लास्ट टॉपिक देखो, आउट ऑफ प्लेन एक्सेंट्रिक लोडिंग, आउट ऑफ प्लेन एक्सेंट्रिक लोडिंग। ठीक है, अभी तक हमने जो किया है वो क्या था, इन प्लेन एक्सेंट्रिक लोडिंग था, सिस्टम ऑफ बोल्ट्स सब्जेक्टेड टू इन प्लेन एक्सेंट्रिक लोडिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ द प्लेन एक्सेंट्रिक लोडिंग क्या है वो देखेंगे। तो लेट्स से हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ बोल्ट इस तरीके का है, सिंपल ले लेते हैं। ये एक ब्रैकेट है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का है मान लो, इस तरीके का है मान लो, ठीक है। ये एक बोल्ट हो गया, ये एक बोल्ट हो गया, ये एक बोल्ट हो गया, ये एक बोल्ट हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गया मान लो L1, ये डिस्टेंस हो गया मान लो L2, ये हो गया L1 L2, ठीक है। ये हो गया बोल्ट का, हम लोग टुवर्ड्स द बोर्ड अगर चेक करेंगे तो ये इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग साइड से देखेंगे, इस तरीके से साइड से देखेंगे, ठीक है, साइड से देखेंगे तो ये हमारा वाल हो गया, ये हमारा प्लेट हो गया, जो प्लेट बोल्ट से कनेक्टेड है, तो जैसे बोल्ट यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है मान लो, ऐसे बोल्ट कनेक्टेड है, और ये वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके का है, मान लो इस तरीके का एक्सटेंडेड पार्ट है, और यहाँ पे लोडिंग लग रहा है ऐसा, दिस लोडिंग इज P, यहाँ पे ऐसा लोडिंग लग रहा है, दिस लोडिंग इज P। तो ये डिस्टेंस मान लो कुछ E है। अब देखो ये बोल्ट का प्लेन, ये है बोल्ट का प्लेन, और ये लोडिंग आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। बोल्ट इज बेसिकली इस प्लेन में है, बोल्टिंग सारे बोल्ट इस तरीके के प्लेन में है, और लोडिंग इस तरीके से लग रहा है। ओके, सो बोल्ट इज आउट ऑफ द प्लेन, लोडिंग इज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, लोडिंग इज आउट ऑफ द प्लेन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम पहले की तरह, पहले इस लोड को शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, ठीक है, लोड को यहाँ पे शिफ्ट करके ले आओ, तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, एक मोमेंट भी आएगा, इस तरीके का मोमेंट आएगा। तो लोड और मोमेंट क्या हो जाएगा, P इंटू ई, ठीक है, मोमेंट हो जाएगा P इंटू ई। तो ये जो लोड है डायरेक्ट, इस फोर्स को कौन रेजिस्ट करेगा, ये सारे बोल्ट्स मिलके रेजिस्ट करेंगे। तो डायरेक्ट शियरिंग क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शियर, और प्राइमरी शियर क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बोल्ट्स। पहले की तरह ये प्लेट ये लोड क्या कर रहा है, इस प्लेट को बेसिकली नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो बोल्ट में क्या हो जाएगा, शियरिंग इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, राइट। ये बोल्ट सारे क्या करेंगे, इस तरीके से शियर फोर्स जनरेट करेंगे, और सारे बोल्ट्स आइडेंटिकल हैं, इस तरीके से शियर फोर्स जनरेट करेंगे, सारे बोल्ट्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट शियर क्या हो जाएगा, P/N, डायरेक्ट शियर हो जाएगा P/N, ठीक है, डायरेक्ट शेयर हो जाएगा P/N। अब देखो इंपॉर्टेंट ये चीज है, कॉन्सेप्ट ये है, ये सारे बोल्ट्स में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इनिशियल टेंशन इज 0, ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट है। इनिशियल टेंशन इज 0, इनिशियल टेंशन इज 0, ठीक है। इनिशियल टेंशन अगर 0 नहीं हुआ तो बोल्ट में शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों रहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से तो फिर हमें डिजाइन करने के लिए हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या ट्रेस्का क्राइटेरियन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनिशियल टेंशन इज 0 लास्ट वाले टॉपिक में भी है,
ठीक है। इन प्लेन शियर, इन प्लेन एक्सेंट्रिक लोडिंग के लिए भी है इनिशियल टेंशन 0, ठीक है। अदरवाइज हमने जैसे डिजाइन किया है वो करेक्ट नहीं है, हमें ट्रेस्का क्राइटेरियन या डिस्टोर्शन एनर्जी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इनिशियल टेंशन इज 0 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट शियर हो गया। अब हम लोग मोमेंट की वजह से एनालिसिस करते हैं, मोमेंट की वजह से। क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। देवेंद्र? हाँ सर, क्लियर। ओके ओके, तो अभी देखो यहाँ नेक्स्ट एक स्पेसिफिक एजम्पशन इस टॉपिक के लिए है कि प्लेट रिजिड, जो कि पिछले केस में भी वही था, प्लेट रिजिड है, बट इसमें मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज अब ये जब मोमेंट आएगा तो ये मोमेंट क्या करने की कोशिश करेगा, इस प्लेट को अबाउट दिस पॉइंट इस प्लेट को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये मोमेंट विल ट्राई टू रोटेट दिस होल ब्रैकेट अबाउट दिस पॉइंट, ये एज के अबाउट ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो दिस विल बेसिकली इस तरीके के लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। ये मोमेंट इस तरीके की लाने की कोशिश करेगा, इस चीज को। दिस विल बी द टेंडेंसी। तो अब इस तरीके के अगर लाना है तो बोल्ट तो ऐसे कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टेंशन जनरेट करेगा बोल्ट में। सो दिस विल बी लेट्स से P2 एंड दिस विल बी लेट्स से P1, ठीक है ना। तो अब इंस्टेड ऑफ शियरिंग यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा, P1 एंड P2, ठीक है। इंस्टेड ऑफ शियरिंग टेंशन जनरेट होगा, ठीक है, टेंशन जनरेट होगा। और ये टेंशन जो है, ये फोर्स जो है, ये डायरेक्टली यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये L1 और L2 लिया गया है। ये जो फोर्स है P1, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज। Okay, it is dependent on this distance from this edge. So P1 is proportional to L1 and P2 is proportional to L2. Sorry, ये मैंने 1 लिया है ना, तो इसको 1 लेते हैं और इसको लेते हैं 2, इसको 2 लिया है L2, so P2 proportional to L2. तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू CL1 हो जाएगा और P2 इक्वल्स टू CL2 हो जाएगा, ठीक है। अब मोमेंट बैलेंस करो, इस प्लेट के लिए मोमेंट बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू ई शुड बी इक्वल्स टू P1 यहाँ P2, यहाँ पे कितने बोल्ट थे, 2 बोल्ट थे, राइट। ये प्लेट ऐसा है तो यहाँ पे 2 बोल्ट, दोनों बोल्ट में P2 जनरेट हुआ होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ P2 इंटू L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ P1 इंटू L1। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, मोमेंट बैलेंस, ये इक्वेशन? हाँ सर, हाँ समझा। हाँ आकाश, कुछ डाउट है? नो सर, समझ गया। हाँ, तो अभी देखो इसमें से हमें P1 और P2 सब्स्टिट्यूट अगर कर देते हैं तो C का वैल्यू क्या मिल जाएगा, P इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ठीक है। तो हमें C का वैल्यू क्या पता चल रहा है, जनरलाइज कर देंगे तो P इंटू ई डिवाइडेड बाई N इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट्स इन ए सिंगल रो। जैसे यहाँ पे 2 थे, नंबर ऑफ बोल्ट्स, ये अगर पूरा प्लेट इस तरीके से है तो ये इस पॉइंट में 2 बोल्ट्स हैं इन ए सिंगल रो, यहाँ पे भी 2 बोल्ट्स हैं इन ए सिंगल रो, ठीक है। ये N हो गया नंबर ऑफ बोल्ट्स इन ए सिंगल रो, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 रहता तो क्या होगा, 2 इंटू L2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर, ऐसा होता। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी 2 बोल्ट है, एक इधर एक इधर, यहाँ पे भी 2 बोल्ट है, तो इसीलिए 2 आया है, 2 L1 स्क्वायर 2 L2 स्क्वायर आया है। अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 रहता तो 2 L2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर ऐसा आता, ठीक है। सिंपल मोमेंट बैलेंस से तो ये C मिल गया, तो P1 P2 भी मिल जाएगा, टेंशन कितने कितने हैं वो भी मिल जाएंगे, P इंटू ई इंटू L1 डिवाइडेड बाई N इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ रहे हैं?
हाँ सर। हाँ सर। ये अब हो गया, ये हमें टेंशन मिल गया। ये सारे बोल्ट में सेम P1 टेंशन रहेगा, साथ में क्या है, डायरेक्ट शियर भी रहेगा। ओके, तो दिस बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड शियर, दिस बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू आल्सो टेंशन एंड शियर। अभी अगर डिजाइन करना है तो ट्रेस्का क्राइटेरियन यूज करके डिजाइन कर सकते हैं। फाइन। ओके, तो इस टॉपिक से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट हम लोग कर लिए हैं। इनकेस अगर आ जाए तो सॉल्व करना आना चाहिए। अभी तक गेट में इससे क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, मेजोरिटी चांसेस देयर लास्ट इन प्लेन एक्सेंट्रिक लोडिंग के से ही क्वेश्चन आए। दिस इज द मेजोरिटी चांस। इन प्लेन एक्सेंट्रिक लोडिंग से क्वेश्चन आएगा, ये मेजोरिटी चांस है। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम रिवेटेड जॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम रिवेटेड जॉइंट स्टार्ट करते हैं। रिवेट, ठीक है। तो रिवेटेड जॉइंट्स हमारे लिए ये क्या है, ये परमानेंट जॉइंट्स है। ठीक है, बोल्टेड जॉइंट्स हमारे नॉन परमानेंट जॉइंट्स थे। अभी ये क्या है, रिवेटेड जॉइंट्स हमारे परमानेंट जॉइंट्स है। ठीक है, तो परमानेंट रिवेटेड जॉइंट में सबसे पहले टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट के टर्मिनोलॉजी समझ लो। सबसे पहला क्या है, लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या हो जाएगा, लेट्स से इस तरीके का कोई प्लेट है, इस तरीके का अगर कोई प्लेट है, ये हमारा रिवेट हो गया, ये हमारा रिवेट हो गया। ठीक है, तो एक के ऊपर एक प्लेट ऐसा, ये एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट ऐसा है, ये एक प्लेट हो गया, ये कैसे दूसरा प्लेट हो गया। ठीक है, तो ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये एक दूसरे के ऊपर प्लेट है, थ्रू होल हम लोग एक रिवेट इंसर्ट कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लैप जॉइंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लैप जॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, इस तरीके से लोडिंग अप्लाई किया जा सकता है, इस तरीके से लोडिंग अप्लाई किया जा सकता है। तो एक डिसएडवांटेज क्या है इस तरीके के लैप जॉइंट पे, देखो इस लैप जॉइंट की वजह से क्या हो जाएगा, रिवेट यहाँ पे शेयरिंग हो सकता है। ओके, ये रिवेट यहाँ पे शेयरिंग हो सकता है। तो इस फर्दर मोड देखो, ये लैप जॉइंट पे ये लोडिंग और ये लोडिंग सेम लाइन पे नहीं है, कोलिनियर नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, या इस लैप जॉइंट का डिसएडवांटेज ये है, बिकॉज दिस लोडिंग इज नॉट कोलिनियर, दिस विल क्रिएट ए मोमेंट। ठीक है ना, ये एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है ना, दिस टू अबाउट दिस सेंटर। ठीक है ना, सो दिस विल क्रिएट डिस्टॉर्शन, ये थोड़ा प्लेट को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ठीक है, सिंगल रिवेटेड, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए लैप जॉइंट। और दूसरी तरीके का जॉइंट क्या है, बट जॉइंट। दूसरे टाइप का क्या है, बट जॉइंट। ठीक है, दूसरा टाइप इज बट जॉइंट। अब बट जॉइंट में भी दो टाइप के हैं। नंबर 1 हो गया सिंगल स्ट्रैप और दूसरा हो गया डबल स्ट्रैप। सिंगल स्ट्रैप और डबल स्ट्रैप। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैप मतलब क्या है, अब बट जॉइंट में एक दूसरे के ऊपर हम नहीं रखते हैं। बट जॉइंट में क्या कर देंगे, दो प्लेट को हम इस तरीके से रख देंगे।
ये एक रिवेट हो गया, ये और एक रिवेट हो गया, ठीक है। अब ऐसे समझो कि ये हमारा एक प्लेट हो गया, ठीक है, और ये और एक दूसरा प्लेट हो गया, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ऊपर हमने एक प्लेट ऐसे अटैच किया है, ऐसा ये प्लेट अटैच किया है। ये प्लेट क्या कर रहा है, इस प्लेट के थ्रू रिवेट जा रहा है, तो ये प्लेट इसके साथ अटैच्ड है, ये प्लेट इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये दो अलग अलग प्लेट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट। सिंगल स्ट्रैप मतलब क्या है, ऊपर एक मटेरियल हमने, ऊपर एक प्लेट हमने अटैच किया है इन दोनों को साइड बाय साइड फिक्स करने के लिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए सिंगल स्ट्रैप। अब इसके साथ साथ हम नीचे भी और एक ऐसे अटैच करेंगे, इधर यहाँ पे इस साइड से, तो हम लोग कहेंगे डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, ओके, ठीक है। अब देखो, लैप जॉइंट में भी अलग अलग टाइप के टर्मिनोलॉजीज हैं। पहला वाला है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट्स, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट मतलब क्या है, अब अगर मैं ऊपर से देखता हूं इसको, इस प्लेट को मैं ऊपर की तरफ से व्यू करता हूं, तो ये प्लेट कैसे दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा, लेट्स से ये एक रिवेट हो गया और ये और एक रिवेट हो गया। यहाँ पे हम लोग ऐसे लोडिंग दे रहे हैं, ठीक है। ये प्लेट नंबर 2 हो गया, ये प्लेट नंबर 1 हो गया, तो ये लैप जॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ लोडिंग दे रहे हैं। अब ये लोडिंग के जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन है, रिवेट वाला लाइन, इसको हम कहेंगे एक रो, दिस इज वन रो, ठीक है, दिस इज वन रो, ओके। सो ऐसे अगर एक ही रो है तो हम लोग सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट बोलेंगे। ऐसे अगर मल्टीपल डबल दो रो है तो डबल रिवेटेड, अगर 3 रो है तो ट्रिपल रिवेटेड, ओके। तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट क्या है, ये वाला है, इसमें एक ही रो है, ठीक। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अगर डबल रिवेटेड होता तो लेट्स से क्या होता, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये थोड़ा यहां तक ले लेते हैं, तो ये एक प्लेट हो गया, ये ऊपर वाला प्लेट नंबर 1 हो गया यहां तक, और नीचे वाला प्लेट क्या है, ये डॉट को लेके यहां से लेके यहां तक, ये वाला नीचे वाला प्लेट, तो ये और एक हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये और एक रो है, ओके। तो दो रोज है यहाँ पे, तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 3 रो हुआ और एक रो हुआ तो ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। ये सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, ऐसे लैप जॉइंट ऐसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब देखो, इसका सेंटर डिस्टेंस से लेके इसके सेंटर तक ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया, इसको हम कहते हैं पिच, इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, ठीक है, पिच, ठीक है। फर्दर मोर, इसके सेंटर से लेके इस प्लेट के एंड तक ये जो डिस्टेंस हो गया, इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है, इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। और दो रोज के बीच में जो डिस्टेंस हो गया, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये जो डिस्टेंस हो गया, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स पिच, ट्रांसवर्स पिच, ओके, ट्रांसवर्स पिच। टर्मिनोलॉजी क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो, टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, कंसीडर्ड ए सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, या कंसीडर्ड ए डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें बेसिकली रिवेटेड जॉइंट में स्ट्रेंथ एनालिसिस करना होता है, ठीक है। रिवेटेड जॉइंट में स्ट्रेंथ एनालिसिस, तो वो हम देखते हैं।
ओके ऑलरेडी 8:30 हो गया। आज इधर ही रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? आज इधर ही रहने ओके देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। इस यहाँ से अभी प्रॉब्लम्स है सिर्फ, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम्स। यस